डियर स्टूडेंट्स, हम कल के उस टॉपिक को आगे लेने की कोशिश करेंगे जो कल हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमने इसके ऑर्गन्स के बारे में बात की थी और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के हवाले से भी बात की थी। हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे वो यह है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए और ये जो यूएन है इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसे ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बन सके। पहले साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फाल बनाने के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिफॉर्म्स होती हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो की पॉइंट्स होते हैं उनको जगह देनी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें यूएनओ के बारे में जो हम बात करें तो उसके हवाले से हम ये बात कहें कि दो रिफॉर्म्स इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अहम रिफॉर्म्स तस्वुर की जाती हैं। टू की एंड वाइटल पॉइंट्स विच वी डिस्कस हियर, वो यह है कि ये जो यूएन का स्ट्रक्चर है और जो इसकी प्रोसेस हैं, इसके हवाले से हम बात करें और साथ साथ हम जो यूएन का जो जुरिडिक्शन है उसके हवाले से हम बात करें। अगर हम इसके रिफॉर्म्स की स्ट्रक्चर की रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें तो जो इसका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, हम देखते हैं कि उसके अंदर जो 5 ममालिक जिनको वीटो का दर्जा दिया गया है, तो उसमें यूएसए, उसमें हमारा जो बरतानिया, फ्रांस, चाइना और बरतानिया, फ्रांस, चाइना 5 कंट्रीज जो हमारे आते हैं, जो फिर से मैं दोहराऊंगा, यूएसए, बरतानिया, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये 5 ममालिक जो हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स की बात माने तो वो कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन जो गई हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन ममालिक को मिली हुई है, जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, और इसमें कुछ एरियाज़ को नेगलेक्ट भी किया गया है, जैसे हमारा इसमें एशिया है या इसमें हमारा अफ्रीका है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनको इसमें कम नुमाइंदगी दी गई है। वो इस हवाले से भी बात ज़रूरी हो गई कि अगर इन ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि यूएन का जो वर्क है, जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इसका बिहेवियर है, जो इसका प्रोसीजर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूरत आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा फाल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। इसमें अगर हम बात करें, यूएसए अपनी तरफ से इसका जो बजटरी प्रोसीजर है उसके हवाले से बात करता है और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से बात करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉल नहीं हो रही है क्योंकि इसके अंदर जो इसका बजटरी सिस्टम है वो सही नहीं है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। साथ में जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से यह ऑर्गेनाइजेशन अब दुनिया के अंदर सही तरीके से अपना काम अंजाम नहीं दे पा रही है। तो अगर हम इसकी ज्यूरिडिक्शन के हवाले से बात करें तो इसकी ज्यूरिडिक्शन के हवाले से यह बात लाजिम हो गई है, कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ कंट्रीज इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ये जो यूएन है इसको कायम किया गया था, इस वजह से कायम किया गया था ताकि दुनिया के अंदर जो पीस एंड सिक्योरिटी उसको मेंटेन करके रखे, और साथ में जो और लोग हैं वो दूसरी तरफ इसका इशारा करते हैं कि अगर यूएन को जो इसका ज्यूरिडिक्शन है, इसका ज्यूरिडिक्शन जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क की तरफ, जिसमें हमारा हेल्थ है, जिसमें हमारा एजुकेशन है, जिसमें हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल है, जिसमें हमारा इसी तरीके से जेंडर है, जस्टिस है और ह्यूमन राइट्स है, और इसके साथ साथ इसमें जो हमारे सोशल जस्टिस हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिया जाए तो इससे जो यूएन का वर्क है, जो यूएनओ का फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब और एक्टिव इसका रोल बन सकता है। तो अगर हम इसके हवाले से बात करें, जो
अगर हम देखें यूएनओ को जब बनाया गया था 1945 में 24 अक्टूबर 1945 से लेकर यूएनओ जब बनाया गया उस वक्त तो दुनिया के अंदर यह हालात थे कि दुनिया के अंदर जंग चल रही थी। 1939 से लेकर 1945 तक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चली, उस वक्त जब यूएनओ को बनाया गया उस वक्त के हालात जो थे वो कुछ और थे, और आज का जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है ये हालात कुछ और हैं। अगर हम यहाँ पे इसके हवाले से बात करें कि 1945 से लेकर 1989 तक या 1990 तक दुनिया के अंदर एक वार रही जिसे हम कोल्ड वार एरा के नाम से जानते हैं। वो एरा जो कोल्ड वार एरा था उसमें दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक तरफ हमें यूएसएसआर नज़र आ रहा था तो दूसरी तरफ हमें यूएसए नज़र आ रहा था। एक तरफ हमारा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था तो दूसरी तरफ हमारा जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था। इन दोनों ममालिक के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था उसकी वजह से दुनिया दो हिस्सों में कम्प्लीटली बढ़ चुकी थी, तो एक बाइपोलर सिस्टम कायम हो चुका था। लेकिन विद द एंड ऑफ द कोल्ड वार जो 1990 के बाद दुनिया की जो हालात हो गए, यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। यूएसएसआर के कोलैप्स होने की वजह से अब अमेरिका दुनिया के अंदर एक सुपर पावर के तौर पर उभर के आया। जब अमेरिका और यूएसए became the strongest and the biggest power in the world, and it tried to dominate the world affairs under its control, and it neglected the role of the UN. Likewise, इस का जो आज का जो चेंजिंग सर्कमस्टेंस है इसमें हम देख रहे हैं, जब पहले जब एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक था दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था, तो यूएसए और एक्स यूएसएसआर या फॉर्मर यूएसएसआर इनकी आपस में सही नहीं बन रही थी। लेकिन विद द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दिस रशिया हैज बिकम मोर कोऑपरेटिव टुवर्ड्स अमेरिका, एज सच द सर्कमस्टेंस हैव चेंज्ड। लाइकवाइज अगर हम बात करें तो आज के डेट में चाइना जो दुनिया के अंदर एक इकोनॉमी के तौर पे उभर रहा है, ये यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रैपिडली बढ़ रही है, और बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी एशियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी हम रैपिड ग्रोथ को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो मिलाकर, या अगर हम यहाँ पे बात करें कम्युनिस्ट स्टेट्स जो एक वक्त फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा थी, अब उन्होंने भी यूएनओ को ज्वाइन किया हुआ है। लाइकवाइज अब ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर हम बात करें तो जो उस वक्त के हालात थे जब यूएनओ का क़याम अमल में लाया गया, वो टाइम और आज का टाइम अगर हम कंपेयर करें, इसमें बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसको सही ढंग से चलाना है तब इन ममालिक की जो वॉइस है, इन ममालिक के अंदर जो इनकी जो इंटरेस्ट्स हैं, इन इंटरेस्ट्स को भी यूएनओ चार्टर में शामिल करना एक लाजमी बात बन चुकी है। अगर हम बात करें ये जो यूएनओ को जब बनाया गया उस वक्त यूएनओ का जो ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने देखा कि इसका सबसे अहम एस्पेक्ट जो उस वक्त था, दैट वाज टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द ग्लोब। इसका एजेंडा उस वक्त ये था कि ये जो दुनिया के ममालिक हैं इनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोस्टर किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए, तो वह इसका एक मेन एजेंडा था। लेकिन इसके अलावा जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन जिसमें हमारा सोशल एस्पेक्ट भी है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, जिसमें हमारी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, उन सारी चीज़ों को दुनिया के अंदर इस रैपिड लाइन पे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि दुनिया के ममालिक जो LDC थे, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, या जो वो कंट्रीज जो ऑलरेडी पहले से कॉलोनी थे, उनको भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के कगार पे खड़ा किया जाए। और इसके अलावा इसके मेन पर्पस जो था, ताकि दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट है उसको बहाल किया जाए, दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, दुनिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ उनको सही इज्जत दी जाए और उनको वो मुकाम दिया जाए जो हर एक इंसान के लिए काबिल कबूल हो। और इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हार्मोनाइजेशन ऑफ द नेशंस इनटू द कॉमन इंटरेस्ट, और एंड कॉमन इंटरेस्ट जो दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं उन सारे को आपस में उनकी हार्मोनी, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करना था। और तो यूएनओ ने ये सारी बातें अपनी तरफ से की भी हैं, जैसे हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके साथ जो हमारे पास
कोरियन वार क्राइसिस थी, उसको सबसाइड कराया गया, या जो स्यूज कैनल का मामला था वहाँ पे वो मामला भी उस वक्त तय किया गया, या गल्फ वार में जब हमने देखा, गल्फ वार में जब यूएन एक साइड में चला गया, लेकिन अमेरिका ने अपने इत्तेहादी फोर्सेस को उस वक्त तैयार करके, नेटो फोर्सेस को तैयार करके, जो जब इराक ने कुवैत में एनेक्सेशन की, तो उसको वहाँ से निकालने के लिए वन साइडेड, और व्हाट वी कैन से दैट वाज हेजमनाइज्ड एट दैट टाइम, ये अमेरिका ने अपने आप को ज़्यादा हेजमनाइज सामने लाने की कोशिश की, और अपने आप को एक ऐसे सुपर पावर के तौर पर अपनी सलाहियतों को मनवाया कि दुनिया देखती रही, और यूनाइटेड नेशंस एक खामोश तमाशाई की तरह बैठा रहा। तो अगर हम ये देखें कि इसने बहुत सारी चीज़ें जो इस कन्वेंशन से इसने अडॉप्ट किए, जैसे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन डिक्लेरेशन जो इसने यहाँ पे अडॉप्ट किया, ये सारी चीज़ें की, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ कम्प्लीटली यूएन को एक फॉल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम नहीं देखते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो यूएनओ को करनी होगी, ताकि यूएनओ जो है ये दुनिया के अंदर एक रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बन सके, और दुनिया के अंदर जो लोगों के इंटरेस्ट्स हैं, दुनिया के अंदर जो कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, दुनिया के अंदर जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो वजूद में लाने का जो उस वक्त ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव पे पूरा काम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मिला करते हैं, तो ये हम देख रहे हैं यूएनओ जो जहाँ पे आज खड़ा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कारगर बनाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि दुनिया में जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया वो उस मकसद में हम कामयाब हो सकें। तो इतना आज हम यहाँ पे ये जो यूएनओ, आज हमने बात की यूएन रिफॉर्म्स की बात हवाले से, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था उसके हवाले से, और जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस थे उनके हवाले से, अब यूएनओ में उस वक्त क्या रखा गया और अब क्या रखना चाहिए। तो कल हम इंशाल्लाह इसके जो स्ट्रक्चर के जो बाकी आर्गन्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, वो उन मेंबर्स का काम क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का बाकी काम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम कल इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।